अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, एशियन कंट्री, इंडिया, बांग्लादेश और इन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हमें देखना ये है कि हम इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें ये देखना है कि टाइप 2 डायबिटीज़ कॉमनली किन लोगों में होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ कॉमनली यंग पीपल उनमें होती है, लेकिन आजकल क्योंकि लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि बच्चे भी मोस्ट ऑफ़ द टाइम बैठे रहते हैं, स्ट्रेटी लाइफस्टाइल है, हैवी वेट है, वेट उनका बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये बच्चों में बहुत कॉमन हो गई है। इसका पता कैसे चलता है? नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज़ का पता नहीं चलता कई सालों तक, अनलेस कि कोई टेस्ट ना करवाए। लेकिन कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनसे पता चलता है कि ये बंदा जो है या ये पेशेंट जो है ये टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है। तो वो साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ़ ऑल प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। इवन ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं ये रात को कई दफ़ा उठ के इन्हें वॉशरूम जाना पड़ता है। वेट लूज़ नहीं कर रहे होते लेकिन तब भी वेट लूज़ हो रहा था, यानी कि ऑटोमेटिक वेट लूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा भूख बहुत ज़्यादा लगती है, भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, हर टाइम थकन रहती है, ब्लरिड विजन होता है, यानी कि आंखों के सामने थोड़ा धुंधला सा होना शुरू हो जाता है। और इसमें जो इन्फेक्शन है वो बार बार रिपीटेडली इन्फेक्शंस होते हैं, और जो अगर कोई सोर यानी कि कोई वुंड जो है वो पेशेंट को हो जाए तो बहुत जल्दी हील नहीं होता है। इसके अलावा डार्क स्किन होती है मोस्टली लोगों की आर्म पिट और जस्ट बिलो द नेक। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है वो हो सकता है उसको डायबिटीज़ 2 हो, और यही वजह होती है कि डॉक्टर अगर ये सारे सिम्टम्स हों तो वो फ़ौरन पेशेंट को रेफ़र करते हैं कि जाइए आप अपना शुगर का टेस्ट करवा के आइए। अच्छा, इसकी काज क्या है? अभी तक इसकी कोई जो होता है ना कि क्लियर काज सामने है वो नहीं है, लेकिन मेन जो काज इसकी कंसिडर की जाती है वो एक तो फैमिली हिस्ट्री है, दूसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और इनएक्टिव लोगों में ये बहुत ज़्यादा होती है। अब हमने टाइप 1 डायबिटीज़ में पढ़ा था कि इंसुलिन का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि ये अडल्ट लोगों में होती है और ये उन लोगों में होती है जिनमें इंसुलिन की यूटिलाइजेशन नहीं होती है। टाइप 1 जो डायबिटीज़ है उसमें तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही होती है प्रॉपर, लेकिन इसमें इंसुलिन की यूटिलाइजेशन नहीं होती है। तो अब इंसुलिन काम क्या करती है? असल में इंसुलिन है क्या? इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेंक्रियाज से रिलीज़ होता है। अब पेंक्रियाज कहाँ पे होता है? पेंक्रियाज जो है वो स्टमक के जस्ट नीचे पीछे वाली साइड पे होता है। तो ये इंसुलिन पेंक्रियाज से रिलीज़ होती है सीधी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी कि आपके ब्लड के अंदर। और ये ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होती है, जो हमारे खाने से ग्लूकोज रिलीज़ होती है, जो ब्लड के अंदर होती है, उसको पुश कर देती है ब्लड स्ट्रीम से आउट। और जब ये आउट उसको पुश करती है तो वो ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाती है, और सेल्स से वो हेल्प करती है मसल्स और टिश्यूज़ को बिल्डअप करने में। लेकिन जब इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होता तो जो इंसुलिन है वो इस ग्लूकोज को पुश कर ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम के अंदर या ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई आता है। अब ग्लूकोज जो है मैंने जैसे बताया उसका रोल ये है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमारे मसल्स और टिश्यूज़ बनाने में हेल्प करती है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है, जैसे समटाइम आपने बहुत ज़्यादा शुगर खाई है, बहुत ज़्यादा स्वीट खाई है, कोई शादी है, कोई इस तरह का इवेंट है, तो जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो लीवर में स्टोर हो जाती है। और जिस दिन आप खाना नहीं प्रॉपर खाते या कोई इशू होता है या आपके खाने में बहुत लंबा गैप आ जाता है, तो ये जो ग्लूकोज लीवर में स्टोर है ग्लाइकोजन की शक्ल में, लीवर उसको उसकी ब्रेक डाउन करता है और उसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसको बॉडी में यूटिलाइज़ करता है उस टाइम पे जब बॉडी को इनफ ग्लूकोज नहीं मिल रही होती। तो ये पूरा एक प्रोसेस है इंसुलिन का और ग्लूकोज का, कैसे ग्लूकोज यूटिलाइज होती है, इंसुलिन कैसे हेल्प करती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है ये इटसेल्फ फेल हो जाता है, यानी कि इंसुलिन रिलीज़ होती है, बॉडी उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम के अंदर
ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाता है। अब जब ग्लूकोज का लेवल एक ख़ास टाइम तक बढ़ा रहता है, इनके ख़ास वक्त तक बढ़ा रहता है, तो वो डिफरेंट आर्गन्स को डैमेज करता है। अच्छा, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, यानी कि ये किन लोगों में मोस्टली ज़्यादा हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेट है कि जो ओवर वेट लोग होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस है, उनमें ज़्यादा रिस्क है इसके होने का। फिर है फैट डिस्ट्रीब्यूशन, वो फीमेल्स जिनकी फ़ैट जो है वो पेट के ऊपर ज़्यादा है, उनकी टमी ज़्यादा निकली हुई है, उनमें ज़्यादा कॉमन है। और उन मेल में ज़्यादा कॉमन है जिनकी फ़ैट हिप या थाई के ऊपर है, यानी कि जिस मेल की जो वेस्ट है वो 40 से ज़्यादा है उसमें इसके रिस्क ज़्यादा हैं, और जिस फीमेल की वेस्ट 35 से ज़्यादा है उसमें इसके रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर है इनएक्टिव लाइफ, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, उनकी लाइफ बहुत सेडेटरी है, ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे, या कुछ लोग तो ऐसे जो 8 घंटे ही बैठे रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक इशू है। फिर फैमिली हिस्ट्री, वो लोग जिनके पेरेंट्स या जिनके सिबलिंग्स को ऑलरेडी डायबिटीज़ होती है उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इसके होने का। रेस, यानी कि कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये ऑलरेडी कॉमन है, जैसे मैंने कहा कि एशियन कंट्रीज़ है, कुछ अमेरिकन ब्लैक हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। इस तरह एज अबव 45 इसके जो रिस्क है डायबिटीज़ होने का वो इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि अबव 45 आपको फ्रीक्वेंटली अपना ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना चाहिए। प्री डायबिटीज़, अब प्री डायबिटीज़ क्या है कि जब जैसे ही आप 1-2 दफ़ा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका ग्लूकोज लेवल चेक किया तो उसमें आपका ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा नॉर्मल से हाई आया, आपने इग्नोर कर दिया, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा ऐसा ही हुआ। तो क्या होता है कि जब लगातार आपका ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा रूटीन से ज़्यादा हाई रहा, आप उसको इग्नोर करते रहे, तो फिर वो टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपको परमानेंट ये इश्यू हो जाता है। तो उसका हल क्या होता है कि जैसे ही आपको प्री डायबिटीज़ हो, यानी कि आपका ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा हाई आ रहा हो, तो आप फ़ौरन से अपना वेट रिड्यूस करें, एक्सरसाइज शुरू करें, अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करें। इस तरह गेस्टेशनल डायबिटीज़, अब गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है कि कुछ फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये डायबिटीज़ हो जाती है, लेकिन मोस्टली ये जो है आफ्टर डिलीवरी 3-4 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ फीमेल्स की ठीक नहीं होती है, और स्पेशली वो फीमेल्स जिनके बच्चे सिजेरियन सेक्शन से होते हैं और बच्चों का वेट 4 kg से ज़्यादा होता है, उसमें माँ और बच्चे दोनों को रिस्क होता है कि उनको डायबिटीज़ फ्यूचर लाइफ में होगी। इसके अलावा एक और रिस्क फैक्टर है जिसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये फीमेल्स में एक डिज़ीज़ होती है, इसमें फीमेल्स का वेट भी बढ़ता है और उनके बाल बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसी फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है डायबिटीज़ का, टाइप 2 डायबिटीज़ का। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि एरिया ऑफ डार्कन्ड स्किन, यानी कि आर्म पिट और नेक के एरिया में डार्क पैचेस होते हैं, तो इन लोगों में भी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ का। तो ये थे हमारे रिस्क फैक्टर, क्या? ओवरवेट, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, एज, रेस, गेस्टेशनल डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और डार्कन्ड स्किन पैचेस। ये कुछ हमारे रिस्क फैक्टर थे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं जो कि कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, यानी कि आप अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हार्ट एंड ब्लड वेसल्स की डिजीज़ होती हैं, फिर नर्व सिस्टम की, जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं, ये डिज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। आई की डिज़ीज़ होती है, लेट सोर हीलिंग होता है, उसके अलावा जी आपको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होता है, किडनी डैमेज होते हैं, हेयरिंग लॉस होता है, स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं और अल्जीमर डिजीज़ होती है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको हम थोड़ा सा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं हार्ट एंड ब्लड वेसल्स की जो कॉम्प्लिकेशंस इससे आती हैं। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स की जो डिजीज़ होती हैं उसमें क्या क्या कॉमन है? हाई ब्लड प्रेशर, एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक बहुत ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट है नर्व डैमेज यानी न्यूरोपैथी। जब कंटिन्यूसली
जब कंटिन्यूसली ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहता है तो क्या होता है कि पेशेंट्स को नमनेस फीलिंग शुरू हो जाती है, यानी कि पोर्स हाथों के या फिर जो पाँव के पोर्स होते हैं में नमनेस होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी जो बहुत फीलिंग्स नहीं होती। समटाइम जो लोग होते हैं वो चल रहे होते हैं लेकिन उनके जो पाँव होते हैं वो फील नहीं कर रहे होते बहुत सारी चीज़ों का। यही वजह होता है कि डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर अगर उनके पाँव पे अगर छोटा मोटा कोई ज़ख़म आ जाए तो अक्सर उनको महसूस नहीं होता, क्योंकि उनके नर्व जो होती है वो रिस्पॉन्ड करना ऑलमोस्ट ख़त्म कर देती है। तो इसी वजह से हमेशा कहा जाता है कि जब भी कोई पेशेंट डायबिटीज़ हो उसको सॉफ्ट शूज़ पहनने चाहिए, उसको जो है अवॉइड करना चाहिए इनसे छोटे मोटे जो ज़ख़म आ जाते हैं या जो कोई भी इशू था, क्योंकि इनके ज़ख़म हील नहीं होते हैं, उनका नर्व डैमेज हो जाता है। इस तरह जो नर्व डाइजेशन को कंट्रोल करती है, अगर ये डैमेज हो जाए तो पेशेंट को नोज़िया होता है, वॉमिट होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। अगर मेल के अंदर ये नर्व डैमेज हो तो उसको इरेक्टाइल इशू होते हैं। फिर है किडनी डैमेज, ये बहुत कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर कि जब पेशेंट को डायबिटिक होती है तो उसकी किडनी जो होता है या तो परमानेंट फंक्शंस करना ख़त्म कर देते हैं या फिर कुछ अरसे के लिए डैमेज हो जाते हैं और उनको डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है आई डैमेज। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट को या तो कैटरिक हो जाता है या ग्लाइकोमा हो जाता है या फिर उसके जो रेटिना है, यानी कि जो रोशनी की लाइट्स को रिसीव करता है वो डैमेज हो जाता है। और यही वजह है कि ब्लडेड विजन बहुत कॉमन होती है डायबिटिक पेशेंट के अंदर। स्लो हीलिंग, डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर जो अगर उनको कोई भी सोर हो जाता है, कोई भी उनको कोई वूंड हो जाता है तो उनका जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि उनके जो ब्लिस्टर्स या इस तरह के जो वूंड होते हैं वो हील ही नहीं होते हैं और सम टाइम तो उनके आर्गन भी कट हो जाते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट, डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर बहुत कॉमन है कि उनका हियरिंग लॉस हो जाता है, यानी कि वो सुन नहीं सकते हैं प्रॉपर्ली। स्किन कंडीशन, डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर स्किन कंडीशन यानी कि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। नेक्स्ट है अल्ज़ीमर डिजीज़, ये भूलने की बीमारी होती है, यानी कि पेशेंट को चीज़ें याद नहीं रहती हैं। डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर ये बीमारी बहुत कॉमन होती है और ये स्लोली प्रोग्रेस होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इन सब चीज़ों से प्रिवेंट कैसे किया जाता है। कि अभी तक हमने डिस्कस किया कि डायबिटीज़ क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, काजेज़ क्या हैं, ग्लूकोज का फंक्शन क्या है, इंसुलिन का फंक्शन क्या है, इसकी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इन सब चीज़ों से प्रिवेंट कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, यानी कि आपको अपनी डाइट इम्प्रूव करनी है। बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज और हाई फैट डाइट नहीं लेनी है, लो कैलोरी लो फैट डाइट लेनी है और इसमें द मोस्ट प्रेफरेबल इज़ वेजिटेबल, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स हैं। फिर है जी नेक्स्ट गेटिंग एक्टिव, यानी कि आपको जो अपनी एक्टिविटी का लेवल है वो इंक्रीज़ करना है। अगर आप नॉर्मल वॉक वगैरह करते हैं तो आपको 30 से 60 मिनट्स पर डे वॉक करनी है। आप इसको पूरे दिन पे भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 10 मिनट्स भी कर सकते हैं, 20 मिनट्स भी कर सकते हैं, 3-4 सेशन कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट और एक्टिव वॉक करते हैं या एक्टिव जैसे एरोबिक एक्सरसाइज है तो आपको 15 to 30 मिनट्स इनफ है। इसके अलावा स्विमिंग, बाइक राइडिंग, इस तरह की एक्सरसाइज भी ऐड करनी है अपनी लाइफ के अंदर। फिर है वेट लॉस। अगर आपको रिस्क है डायबिटीज़ का और आप फैट पेशेंट हैं तो आपको अपना बॉडी वेट है उसमें 5 to 10% आपको अपना बॉडी वेट लूज़ करना है। फिर है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो ऑफिस में लोग काम करते हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बैठे रहते हैं तो उनको अपनी लाइफ में ये चीज़ ऐड करनी है कि मुझे हर 30 मिनट्स के बाद बाहर जाना है, वॉक करनी है, अपने आप को फ्रेश आउट करना है, इनएक्टिव लाइफ को रिड्यूस करना है और उसके बाद दोबारा आके अपना काम शुरू करना है। तो ये थी कुछ टिप्स कि आप इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं डायबिटीज़ टूब के उसको कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं या फिर रिस्क को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है अगर हम फॉलो करें, क्योंकि एक दफ़ा टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए तो फिर इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता।
इसलिए पहले अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्री डायबिटीज़ है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, रिस्क हैं, तो प्लीज़ इन 3-4 स्टेप्स को फॉलो करें और अपनी लाइफ को फ्यूचर की प्रॉब्लम से बचाएं। होप ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत क्लियर होगी और आपकी फैमिली में अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसको हेल्प आउट करेगी। अगर आपको रियली इंटरेस्टिंग लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं फ़र्दर इस तरह की वीडियो बना सकूं और आपको इनसे फ़ायदा पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यू सपोर्ट।